हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल नेविगेटर। आज की क्लास में हम यूरोप के इकोनॉमिक एस्पेक्ट को कवर करेंगे। इससे पहले हम लोग फिजिकल और पॉलिटिकल को कवर कर चुके हैं। आज की क्लास में देखेंगे इकोनॉमिक एस्पेक्ट को। तो सबसे पहले देखते हैं एग्रीकल्चर रिसोर्सेज को। यूरोप में लगभग 30% एरिया पे क्रॉपलैंड प्रोडक्शन होता है, फसलों का उत्पादन होता है। यहाँ पे जो सबसे फेमस क्लाइमेट टाइप है वो है मेडिटेरियन क्लाइमेट टाइप। ये देख रहे होंगे, ये है मेडिटेरियन सी। इसके चारों तरफ के जो कंट्री हैं, चाहे वो सदर्न यूरोप के हों या नॉर्दर्न अफ्रीका के हों, तो वो सब के सब मेडिटेरियन टाइप के क्लाइमेट में आते हैं। और भी रीजन है जो मेडिटेरियन टाइप के क्लाइमेट में आते हैं। आज का फोकस हमारा ये रीजन रहेगा। तो मेडिटेरियन टाइप में जो रेन फॉल होता है वो केवल और केवल विंटर में होता है। समर जो है यहाँ पे हॉट एंड ड्राई होते हैं। तो इस वजह से कि यहाँ के जो जो भी क्रॉपलैंड होता है, यहाँ की फसलें होती हैं, वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेती हैं इसी हिसाब से। तो यहाँ पे बहुत बड़े स्तर पे होता है साइट्रस फ्रूट का प्रोडक्शन। जो खट्टे फल होते हैं जैसे कि अंगूर हो गया, संतरा हो गया, तो उनका प्रोडक्शन यहाँ पे बहुत बड़े स्तर पे होता है। कॉमर्शियल स्केल पे फ्रूट प्रोडक्शन होता है। ऑलिव जो है इटली का बहुत फेमस है। और जहाँ पे अंगूर और संतरे का प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे वाइन इंडस्ट्री बहुत बड़े स्तर पे डेवलप हो जाती है। तो ये पूरे के पूरे रीजन जो देखेंगे, ये सारे के सारे वाइन प्रोडक्शन के लिए फेमस हैं। अभी हमने देखा कि जो अफ्रीका के नॉर्दर्न अफ्रीका के कंट्री हैं, जैसे कि मोरक्को हो गया, अल्जीरिया हो गया, तुनीसिया हो गया, यहाँ पे भी मेडिटेरियन टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे वाइन इंडस्ट्री नहीं डेवलप हो पाई। उसके पीछे कारण क्या है? यहाँ का रिलीजियन, क्योंकि इस्लाम को फॉलो करने वाले मेनली लोग मिलते हैं और इस्लाम में बैन होती है वाइन प्रोडक्शन। इस वजह से यहाँ पे वाइन इंडस्ट्री का इतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया। ये जो मेडिटेरियन टाइप का क्लाइमेट होता है उसको ऑर्किड ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। विश्व के बगीचे, फलों का कटोरा, ऐसे भी नाम दिए जाते हैं इसको। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अभी हमने जो पीछे मैप देखा था, इसमें देख रहे होंगे कि जो इटालियन पेनिनसुला है वो पूरा का पूरा एक तरह से मेडिटेरियन टाइप के क्लाइमेट में आता है। अगर यहाँ पे लोम्बार्डी का प्लेन छोड़ दिया जाए तो पूरा का पूरा मेडिटेरियन टाइप का क्लाइमेट होता है। तो उसी वजह से आप देख रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा अगर विश्व में कहीं पे वाइन का प्रोडक्शन होता है तो वो इटली में ही होता है। दूसरे नंबर पे आता है फ्रांस और तीसरे नंबर पे आता है स्पेन। तो ये सारे के सारे देख रहे होंगे मेडिटेरियन टाइप के क्लाइमेट वाले ही कंट्री हैं जो नॉर्दर्न सदर्न यूरोप में पाए जाते हैं। क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं इन पे। अभी हमने पिछली क्लास में कवर भी किया था। बॉर्डेक्स और शैम्पेन फ्रांस में पाए जाते हैं, अपने वाइन प्रोडक्शन के लिए फेमस हैं। टस्कनी इटली हो गया, पिडमॉन्ट इटली हो गया, रियोजा स्पेन हो गया, दोरो वैली पुर्तगाल हो गया, राइनगाव जर्मनी और प्रोवेंस जो है फ्रांस में। तो ये सारे के सारे रीजन फेमस हैं अपनी वाइन प्रोडक्शन के लिए। अगला हम लोग देखते हैं कोल प्रोडक्शन, कोल रिसोर्सेज। पूरे यूरोप का ये मैप दिख रहा होगा। कई जगह आपको हार्ड कोल दिख रहा होगा और कई जगह आपको लिग्नाइट दिख रहा होगा। ये वाला एक रीजन बहुत बड़े स्तर पे यहाँ पे कोल प्रोडक्शन होता है, साथ ही साथ यूनाइटेड किंगडम का। तो देखते हैं एक एक करके कौन कौन सी फेमस माइन है, कौन कौन से फेमस रीजन हैं यूरोप में जहाँ से कोल का प्रोडक्शन होता है। ये वाला दिख रहा होगा रुर जर्मनी। जर्मनी का रीजन है, बहुत फेमस है अपने कोल प्रोडक्शन के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे आयरन और स्टील का भी आयरन ओर का भी प्रोडक्शन होता है, जिससे यहाँ पे आयरन और स्टील इंडस्ट्री का भी डेवलपमेंट हो गया है। ये वाले देख रहे होंगे यहाँ पे रुर रीजन में इसी नाम से एक रिवर भी फ्लो होती है। उसके किनारे कई सारे शहर हैं, जिसमें से इसेन बहुत फेमस है अपनी आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए। अभी हम लोग देखते भी हैं आगे, क्योंकि यहाँ पे कोल का रीजन भी है, आयरन और भी प्रोडक्शन होता है। तो इसी वजह से रॉ मटेरियल मिलने की वजह से आयरन और स्टील की इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो जाता है। सारलैंड दिख रहा होगा आपको, ये रीजन फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डर पे। तो यहाँ पे जो है कोल रीजन के लिए फेमस है। मेनली ये जर्मनी में पड़ता है, जो इधर पड़ता है फ्रांस में, उसको हम लोग देखते हैं वो बेसिकली आयरन ओर के लिए फेमस है, जिसको लोरेन बेसिन बोलते हैं। तो अभी हम लोग उसको भी देखते हैं। तो सारलैंड याद रखना, जर्मनी और फ्रांस में पड़ता है बॉर्डर पे ये वाला। तो ये भी अपने कोल प्रोडक्शन के लिए फेमस है। इसी जर्मनी में पड़ता है आचेन बेसिन। यहाँ पे हमने रुर देखा, यहाँ पे सारलैंड देखा, ये फ्रांस में पड़ता है लोरेन, और ये रहा आचेन बेसिन। तो यहाँ पे भी कोल प्रोडक्शन के लिए फेमस है। तो याद रखने, तीनों रुर, आचेन और सार, तीनों के तीनों जर्मनी में ही पड़ते हैं। सबसे फेमस है ये, इम्पॉर्टेंट भी काफ़ी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
डोनेस्क या दोनबास रीजन पड़ता है यूक्रेन में। यूक्रेन का जो रसिया से लगा हुआ बॉर्डर है, इस रीजन में पड़ता है डोनेस्क या दोनबास रीजन। तो ये फेमस क्यों है? क्योंकि आजकल रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो इन रीजन पे कब्जा करने के लिए रसिया ने अटैक किया हुआ है। तो दोनबास और जो है लुहांस्क या डोनेस्क रीजन जो है रसिया से बॉर्डर बनाता हुआ पड़ता है। पिछले साल एक क्वेश्चन भी पूछा गया था, हालांकि वो आयरन ओर पे था, तो उसको भी हम लोग देखते हैं। इस बार के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, कोल वाला रीजन जो दोनबास या डोनेस्क रीजन यूक्रेन में पड़ता है, तो इतना याद रखना है, रसिया से बॉर्डर बनाता है। अगला है बोहेमिया। बोहेमिया फॉरेस्ट पड़ते हैं चेक रिपब्लिक में, ये भी अपने कोल प्रोडक्शन के लिए फेमस हैं। अगला है लैंकशायर। लैंकशायर जो पड़ता है इंग्लैंड में पड़ता है। जब यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन चल रही थी, तब जो है कोल प्रोडक्शन इसी रीजन से बहुत बड़े स्तर पे किया गया था, तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो ये भी माइंड से याद रखनी है। कई सारी रीजन हैं इंग्लैंड में या यूनाइटेड किंगडम में जो फेमस हैं अपने कोल प्रोडक्शन के लिए, जैसे कि हमने लैंकशायर देख लिया, यहीं पे एक पड़ता है बरी रीजन। तो ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम पे बहुत बड़े स्तर पे इनसे कोल प्रोडक्शन किया गया। यहाँ पे एक दिख रहा होगा दुरहाम और नॉर्थम्बरलैंड, ये जो है बहुत ओल्डेस्ट माइन है, बहुत ओल्ड माइन है यूनाइटेड किंगडम की। रोमन एम्पायर के टाइम पे भी ये इनसे प्रोडक्शन किया जाता था। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे केंट दिख रही होगी, साउथ वेल्स दिख रही होगी, तो ये कुछ याद रखनी है आपको। यूनाइटेड किंगडम में एक यॉर्कशायर भी दिख रहा होगा, तो ये कुछ याद रखनी है आपको यूनाइटेड किंगडम में। अगला देखते हैं आयरन ओर कहाँ कहाँ पाया जाता है, कितने रीजन में। ये दिख रहा होगा यूरोप का मैप, यहाँ पे कई सारे रूर रीजन जो कोल के लिए भी फेमस है और आयरन ओर के लिए भी फेमस है। क्रिवाय रोग ये देख रहे होंगे, ये भी यूक्रेन में पड़ता है। कर्च, पायरनीज और लॉराइन बेसिन हमने देखा भी था, मिडलैंड या मिडललैंड। साथ ही साथ ये वाला जैसे रूर रीजन देखा, यहाँ पे हमने देखा कोल भी बहुत बड़े स्तर पे है, आयरन ओर का भी प्रोडक्शन हो रहा है बहुत बड़े स्तर पे, जिससे यहाँ पे आयरन स्टील इंडस्ट्री साथ ही साथ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का बहुत बड़े स्तर पे डेवलपमेंट हुआ है। फोक्सवैगन, बेंज, ऑडी, BMW और बहुत सारे और ऑटोमोबाइल के कंपनी के हेडक्वार्टर इसी रीजन में आपको मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे दिख रहा होगा आपका किरुना, स्वीडन में पड़ता है। तो एक एक करके सारे रीजन देखते हैं। ये रहा क्रिवाय रोग जो कि पड़ता है यूक्रेन में, यहीं पे हमने देखा था ये वाला रीजन दोनबास रीजन जो कोल के लिए फेमस है, और ये अपने आयरन ओर के लिए फेमस है। तो ये इस पे क्वेश्चन भी पिछले साल पूछा जा चुका है, अभी हम लोग देखते हैं। अगला है लोरेन फ्रांस। ये वाला यहाँ पे हमने देखा था सारलैंड था जो कि फेमस था किस लिए? कोल प्रोडक्शन के लिए। और ये लोरेन जो फ्रांस में पड़ता है, ये किस लिए फेमस है? अपने आयरन ओर प्रोडक्शन के लिए। और तो इस वजह से यहाँ से कोल आता है, यहाँ पे आयरन ओर है, तो यहाँ पे आयरन स्टील इंडस्ट्री का भी डेवलपमेंट हुआ है। ये दिख रहा होगा एक नैन्सी टाउन अपने आप में फेमस है, किस लिए? गैस्ट्रोनॉमी के लिए फेमस है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए फेमस है। अपने नैन्सी टाउन पड़ता कहाँ पे? फ्रांस में। अगला है नॉर्मैंडी रीजन, ये भी फेमस है अपने आयरन ओर प्रोडक्शन के लिए। अगला है मिडलैंड या मिडललैंड जो पड़ता कहाँ पे है? इंग्लैंड या यूनाइटेड किंगडम में पड़ता है, ये भी आयरन ओर के लिए फेमस है। किरुना हमने देखा, किरुना कहाँ पड़ता है? स्वीडन में पड़ता है। ये दिख रहा नॉर्वे या स्वीडन, ये रही किरुना माइन जो कि आयरन ओर प्रोडक्शन के लिए जानी जाती हैं। पायरनीज दिख रहा होगा आपने, हमने पायरनीज के बारे में पढ़ा भी है, किसको किसको अलग करती हैं, स्पेन और फ्रांस का। तो यहाँ पे जो फ्रांस की साइड का है, उधर पे बहुत बड़े स्तर पे आयरन ओर का प्रोडक्शन होता है। देख रहे होंगे ये रही पायरनीज, और इसका जो फ्रांस वाला साइड है उधर आयरन ओर माइन मिलेंगी बहुत बड़े स्तर पे। तो पायरनीज में भी आयरन ओर का प्रोडक्शन होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछले साल कि आयरन और प्रोड्यूसिंग एरिया और कंट्री मैच कराना था आपको। तो कजाकिस्तान, कारागंदा, ये हम लोग जब एशिया पढ़ेंगे तब कवर करेंगे, हालांकि ये सही है। साथ ही साथ यूक्रेन, क्रिवाय रोग, ये भी अभी हमने देखा। जर्मनी, नॉर्मैंडी, नॉर्मैंडी हमने देखा था फ्रांस में पड़ता है, ना कि जर्मनी में। तो ये ऑप्शन जो है नॉट करेक्ट सेलेक्ट करना था, तो ये ऑप्शन होगा। और फ्रांस हमने देख लिया, पायरनीज जो है फ्रांस में पड़ती है, वो भी फेमस है अपने आयरन और स्टील आयरन इंडस्ट्री के लिए, आयरन ओर के लिए। अगला हम लोग देखते हैं क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल से ही रिफाइन करके बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे बिटुमन हो गया, अलग अलग टेम्परेचर पे लुब्रिकेटिंग, फ्यूल ऑयल या फिर गैसोलीन, पेट्रोलियम, तो ये सब के लिए क्रूड ऑयल ही जिम्मेदार होता है। तो देखते हैं यूरोप में कहाँ कहाँ पे क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन होता है।
ये दिख रहा होगा नॉर्थ सी। जब हम लोग वाटर बॉडीज पढ़ रहे थे तब भी हमने बात की थी कि नॉर्थ सी फेमस है अपने क्रूड ऑयल प्रोडक्शन के लिए। तो ये पूरा का पूरा रीजन देख रहे होंगे, कई सारी क्रूड ऑयल माइन दिख रहे होंगे, जैसे कि ब्रेंट हो गई, यहाँ पे फोर्टिस दिख रहा है, इकोफिस्क दिख रहा है, ओसबर्ग दिख रहा है। तो ये सारे के सारे फेमस हैं अपने क्रूड ऑयल प्रोडक्शन के लिए। यहाँ पे देख रहे होंगे एक ब्रेंट माइन दिख रही है, इसी के नाम पे जो यहाँ से क्रूड ऑयल निकलता है उसे ब्रेंट क्रूड ऑयल बोला जाता है। तो जब भी आप पढ़ें ब्रेंट क्रूड ऑयल, तुरंत समझ में आना चाहिए कि वो नॉर्थ सी से एक्सप्लोर किया गया है, नॉर्थ सी से निकाला गया है। तो ये है ब्रेंट क्रूड ऑयल। यहाँ से जो क्रूड ऑयल निकलता है उसको स्वीट क्रूड ऑयल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अभी हम लोग देखते हैं। हमने बताया कि यहाँ पे से जो निकलता है उसको हम लोग ब्रेंट क्रूड ऑयल बोलते हैं, ब्रेंट क्रूड ऑयल बोला जाता है। भले ही वो ओसबर्ग से निकला हो, फोर्टिस से निकला हो, इकोफिस्क से निकला हो, किसी भी माइन से निकला हो, लेकिन उसको हम लोग ब्रेंट क्रूड ऑयल ही बोलेंगे। पूरे नॉर्थ सी से निकले हुए ऑयल को ब्रेंट क्रूड ऑयल बोला जाता है। ये सबसे अच्छा क्रूड ऑयल माना जाता है, इसीलिए इसको बेंचमार्क की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। हर एक रीजन का अपना एक बेंचमार्क होता है, जैसे वेस्ट टेक्सास यूएसए का है, दुबई का, मिडिल ईस्ट का दुबई क्रूड ऑयल इसी नाम से है, ओपेक का भी अपना एक अलग है। ऐसे ही एक ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है ये भी अपने आप में एक बेंचमार्क की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसी के आधार पे प्राइसिंग डिसाइड होती है, क्या क्वालिटी है और क्या उस टाइम मार्केट कंडीशन चल रही, तो उसी आधार पे प्राइस डिसाइड होता है। जैसे मान लिया बेंचमार्क प्राइस क्रूड ऑयल का सेट कर दिया गया है कि $50 है, तो अब प्राइस डिसाइड करना होगा तो ब्रेंट क्रूड ऑयल +$2, -$2 या +$4, जैसा भी डिसाइड करना होगा। तो एक तरह बेंचमार्क है, उसके ऊपर कितना जा रहा है या नीचे कितना जा रहा है, उस हिसाब से ही प्राइस डिसाइड किए जाते हैं क्रूड ऑयल के। तो जब भी ब्रेंट क्रूड ऑयल शब्द इस्तेमाल किया जाए उसका मतलब वो क्रूड ऑयल नॉर्थ सी से एक्सप्लोर किया गया है, निकाला गया है। इस पर एक क्वेश्चन भी पूछा गया कि ग्लोबल कंटेस्ट में ब्रेंट क्रूड ऑयल जो न्यूज़ में है उसका मतलब क्या है। इट इज़ ए मेजर सोर्स क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ऑयल। अभी हमने देखा कि जो नॉर्थ सी से निकलता है उसको हम लोग ब्रेंट क्रूड ऑयल बोलते हैं, तो ये ऑप्शन सही हो गया। साथ ही साथ इट इज़ सोर्स फ्रॉम नॉर्थ सी, सही बात है, अभी हमने देखा। अगला ऑप्शन था इट डज नॉट कंटेन सल्फर। हालांकि जो नॉर्थ सी से निकलता है क्रूड ऑयल उसको हम लोग स्वीट क्रूड ऑयल बोलते हैं, खाने में मीठा नहीं होता है। स्वीट क्रूड ऑयल का मतलब होता है कि इसमें सल्फर की मात्रा कम होगी और इसकी डेंसिटी भी कम होगी, तो इस वजह से इसका जो है रिफाइन करना बहुत आसान हो जाता है। इसी वजह से जो ब्रेंट क्रूड ऑयल होता है ये महंगा होता है। तो डज नॉट कंटेन सल्फर ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल तो नहीं, लेकिन कम मात्रा में सल्फर पाया जाता है, तो ये वाला ऑप्शन गलत होगा, ये दो ऑप्शन सही होंगे। तो यहाँ से जो निकलता है उसको स्वीट क्रूड ऑयल बोलते हैं। लो डेंसिटी होती है, लो सल्फर कंटेंट होता है, इस वजह से इसके जो रिफाइनिंग करना आसान हो जाता है। तो ये रहा आपका स्वीट क्रूड ऑयल या फिर ब्रेंट क्रूड ऑयल। सबसे पहले क्रूड ऑयल का कमर्शियल स्केल पे अगर प्रोडक्शन कहीं स्टार्ट किया गया था तो वो रोमानिया में 1857 में स्टार्ट किया गया था। लेकिन अब अगर आप सर्च करेंगे सबसे पहली माइन कौन है तो एडविन ड्रेक पेंसिल्वेनिया में मिलेगी। यहाँ पे बहुत कम प्रोडक्शन हुआ था, इस वजह इसको काउंट नहीं करते हैं। बड़े स्तर पे अगर प्रोडक्शन हुआ था कमर्शियल स्केल पे तो वो यही थी एडविन ड्रेक पेंसिल्वेनिया में। तो ये था हमारा क्रूड ऑयल। अगला देखते हैं इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हमने देखा, जहाँ जहाँ पे कोल का प्रोडक्शन होगा, आयरन ओर का प्रोडक्शन होगा, तो वहाँ पे स्टील और आयरन इंडस्ट्री डेवलप होंगी क्योंकि उनके लिए रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी हो गई। तो ये रहा बर्मिंघम लैंकशायर देखा यहीं पे हमने यहीं पे मिडल लैंड देखा जो कि आयरन ओर के लिए फेमस है। तो बर्मिंघम फेमस है यूनाइटेड किंगडम का अपने आप में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए। साथ ही साथ स्कॉटलैंड फेमस है इसी के लिए, आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए। लैंकशायर हमने देखा था कोल के लिए फेमस है। किरवायर रोग आयरन ओर के लिए भी फेमस है। साथ ही साथ यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का। इसेन हमने देखा भी था, जर्मनी रूर रीजन जो था वहीं पे इसेन भी पड़ता है जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है। ये सारे के सारे मैंने वो डाले हैं जो पिछले कुछ सालों में पूछे जा चुके हैं, तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। शिप बिल्डिंग की बात करें तो ग्लासगो स्कॉटलैंड का, लिवरपूल यूनाइटेड किंगडम का, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में,
स्टॉकहोम स्वीडन में, सेंट पीटर्सबर्ग रसिया में। तो ये सारे के सारे आपको याद रखना है शिप बिल्डिंग के लिए। अगला है टेक्सटाइल। टेक्सटाइल के लिए फेमस है मैनचेस्टर, इंग्लैंड में है, जो अपने टेक्सटाइल के लिए बहुत फेमस है। इंडिया में भी किसी शहर को बोला जाता है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मैनचेस्टर सिटी ऑफ इंडिया, वो कौन सा शहर है। अगला है मेटल ट्रेडिंग इंजीनियरिंग के लिए लंदन फेमस है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए पेरिस फ्रांस में। तो ये जो मैनचेस्टर सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है अहमदाबाद को, यहाँ भी बहुत बड़े स्तर पे टेक्सटाइल का काम होता है। सिल्क की बात करें तो मिलान इटली में फेमस है सिल्क के लिए। इसको वर्ल्ड कैपिटल ऑफ फैशन भी बोला जाता है मिलान इटली को, तो ये भी याद रखना, सिल्क का बहुत बड़े स्तर पे यहाँ पे काम होता है। ग्लास फैक्ट्री के लिए वेनिस फेमस है इटली का ही। मोटर व्हीकल के लिए तुरिन फेमस है। तो तीनों के तीनों इटली में ही पड़ते हैं, ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है मिलान रीजन। शेफील्ड की बात करें इंग्लैंड में पड़ता है, कटलरी के लिए फेमस है। फ्रैंकफर्ट जर्मनी का इंजीनियरिंग के लिए। डूंडी स्कॉटलैंड में पड़ता है, जूट के लिए फेमस है। सारे के सारे पूछे जा चुके हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखना है आपको। एंटवर्प काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किस लिए, बेल्जियम में पड़ता है, डायमंड प्रोडक्शन के लिए फेमस है, ये भी पूछा जा चुका है। कोपेनहेगन बहुत बड़े स्तर पे डेनमार्क में दूध का प्रोडक्शन होता है, तो यहाँ पे डेयरी डेवलपमेंट हुआ। वेपर्टल जर्मनी में वूल के लिए फेमस है। ये देख रहे होंगे फ्लैंडर्स, ये रीजन बेल्जियम का फ्लैंडर्स रीजन पड़ता है, जो अपने आर्ट और आर्किटेक्चर के लिए फेमस है। साथ ही साथ चॉकलेट इंडस्ट्री के लिए भी फेमस है। अभी हमने देखा था पीछे कि एंटवर्प जो है अपने डायमंड के लिए फेमस था, वो इसी फ्लैंडर्स रीजन में ही पड़ेगा बेल्जियम में। ब्रुसेल्स भी याद रखना, अभी हम लोग देखेंगे आगे चल के किस लिए फेमस है ब्रुसेल्स भी, जो ये बेल्जियम की कैपिटल है। तो ये जो रीजन है ये अपने गोथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के लिए भी फेमस है। तो इंडिया में गोथिक स्टाइल कौन लेके आए थे, आइबेरियन पेनिनसुला से आने वाले लोग, जैसे कि पुर्तगीज हो गए, स्पेन वाले हो गए, तो ये लोग लेकर के, पुर्तगीज बेसिकली लेकर के आए थे गोथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इंडिया में। गोवा में बेसिकली आपको गोथिक स्टाइल पढ़ने को मिलेगा। यूरोप जो रीजन है वो अपने आप में शांति है, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, डेवलपमेंट है, पर कैपिटा इनकम बहुत हाई है, तो बहुत चीज़ों के हेडक्वार्टर आपको यूरोप में ही मिलेंगे। इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं, तो उसके लिए एक मैंने लिस्ट बना दी है कि कौन से हेडक्वार्टर कहाँ पे पड़ते हैं। जैसे कि जिनेवा में, स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है ये। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। ITU इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन का भी यहीं पे हेडक्वार्टर है। WMO की बात करें, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यहीं पे पड़ता है। UNHCR यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी के लिए हाई कमीशन जो है वो भी जिनेवा में ही इसका हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा में ही पड़ता है। साथ ही साथ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर जिनेवा में ही पड़ता है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, इसका बर्न स्विट्जरलैंड में पड़ता है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इटली में, रोम में पड़ता है। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। साथ ही साथ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और UNIDO यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर इन सब का पड़ता कहाँ, वियना। वियना कहाँ है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया की कैपिटल जो है उसमें, वहाँ पे ये हेडक्वार्टर आपको ओपेक हो गया, IAEA हो गया, साथ ही साथ UNIDO। मिन्स्क में पड़ता है, बेलारूस की कैपिटल है। CIS कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। साथ ही साथ ब्रुसेल्स, जो अभी देखा था हमने, बेल्जियम की कैपिटल है। वहाँ पे EU की पार्लियामेंट और नाटो का हेडक्वार्टर वहीं पे पाया जाता है। तो साथ ही साथ EU कोर्ट की बात करें तो लग्जमबर्ग में है और हेग में है, नीदरलैंड हेग में पड़ता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में, फ्रांस में पड़ता है। IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर भी पेरिस में ही है। तो ये थे कुछ इकोनॉमिक एस्पेक्ट यूरोप के। अगली क्लास में हम लोग कवर करेंगे ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया कंटिनेंट को।
तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।